हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 20 जनवरी 2024 और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 19 और 20 जनवरी 2024 से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे आज की इंपॉर्टेंट हेडलाइन के साथ। तो पहला अपडेट है, स्विट्जरलैंड यूक्रेन पर एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना में लिथियम अन्वेषण और खनन परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर ने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 जारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में DPIIT ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 की रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट है, पूर्व CGI रंजन गोगोई को असम वैभव और हिमा दास को असम सौरभ पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, फारसी भाषा नवी भारतीय शास्त्रीय भाषा होगी। नेक्स्ट है, प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का नवा संस्करण 18 से 20 जनवरी 2024 तक अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में आयोजित किया जा रहा है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। तो आगे हम इनको वीडियो में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का पहला अपडेट है, स्विट्जरलैंड यूक्रेन पर एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यूक्रेन पर एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया जाएगा और स्विट्जरलैंड अपने तटस्थ रुख और ऐतिहासिक मध्यस्थता प्रयासों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुरोध के बाद एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए सहमत हुआ है। आपने इस रशिया और यूक्रेन वॉर में भी देखा होगा, जो स्विट्जरलैंड है वो एकदम न्यूट्रल रहा है, जहाँ पूरा यूरोप और अमेरिका जो है वो एकदम रशिया के अगेंस्ट थे, वही जो स्विट्जरलैंड था वो एक न्यूट्रल अपनी पोजीशन बनाए हुए था। इसका उद्देश्य 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से उत्पन्न संघर्ष को संबोधित करना है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना में लिथियम अन्वेषण और खनन परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारत की सरकारी कंपनी जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि काबिल, इसने अर्जेंटीना की एक सरकारी कंपनी जिसका नाम है कैमियन SE, इसके साथ $24 मिलियन के लिथियम अन्वेषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्वेषण मतलब खोज कह लीजिए। तो लिथियम की खोज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत काबिल यानी कि जो अपनी कंपनी है, सरकारी कंपनी, ये अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 15,703 हेक्टेयर में 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स का पता लगाएगा और उसे विकसित करेगा। इसके अलावा बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना लिथियम त्रिकोण में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। एक्चुअली जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है 3, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, इन तीनों में एक ट्रायंगल है जहाँ पे बहुत सारे लिथियम के भंडार पाए जाते हैं। ऐसा स्टडी में पाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारा लिथियम है ज़मीन के अंदर। तो ये है जी लिथियम ट्रायंगल। इसमें आप ऊपर की तरफ देख लीजिए बोलीविया है, नीचे अब लेफ्ट हैंड साइड पे चिली है और नीचे अर्जेंटीना है। तो ये जो तीनों देशों के बीच जो ट्रायंगल वाला एरिया है, यहाँ पर लिथियम के बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं। तो यही है लिथियम ट्रायंगल। इसके अलावा जो बोलीविया है वो लिथियम भंडार का सबसे बड़ा धारक है और अर्जेंटीना के पास दुनिया के 50% से अधिक लिथियम भंडार है। लिथियम की बात करें तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। विशेष रूप से इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी बनाने में किया जाता है। यानी कि जो लिथियम आयन बैटरी है उसमें जो मेन कंपोनेंट है वही लिथियम है। तो आजकल देखिए जैसे जब से EV व्हीकल आ रहे हैं तो जो लिथियम आयन बैटरी है इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। इस हिसाब से देखिए लिथियम आज के टाइम पर कितनी बड़ी जरूरत है। इसके अलावा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की पहचान की है। और हाल ही में न्यूज़ में आया था जब GSI ने जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार की खोज की थी। अभी लेकिन बहुत अर्ली स्टेज में है, अभी इसके ऊपर रिसर्च होगी और फिर जाके कहीं कंफर्म होगा कि वहाँ जम्मू कश्मीर जो लिथियम की भंडार हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर ने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 जारी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करें तो इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। इस इंडेक्स के अनुसार 0.0000 स्कोर सबसे अच्छा माना जाता है। ग्लोबल फायर पावर यह इंडेक्स वर्ष 2006 से जारी कर रहा है। इस रिपोर्ट में 145 देशों को शामिल किया गया है। तो इस रिपोर्ट को जारी करने के कुछ मानदंड हैं जिसके आधार पर सैन्य क्षमता का आकलन किया जाता है। तो उनमें है सैनिकों की संख्या, दूसरा है सैन्य उपकरण, तीसरा है वित्तीय स्थिरता, चौथा है सैन्य संसाधन, पांचवा है प्राकृतिक संसाधन, छठवां है उद्योग और सातवां है भौगोलिक परिस्थितियां। और इस आधार पर इस बार के जो 5 सबसे ताकतवर देश हैं वो उसमें पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन, चौथे पर भारत और पांचवें पर है साउथ कोरिया। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर टॉप 10 सबसे पावरफुल कंट्रीज की बात करें
तो पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन, चौथे पर भारत, पाँचवें पर साउथ कोरिया, छठे पर यूके, सातवें पर जापान, आठवें पर तुर्की, 9 पर पाकिस्तान, 10वें पर है इटली और सबसे आखिरी में है भूटान जिसकी रैंकिंग है 145। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में DPIIT ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 की रिपोर्ट जारी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT की ओर से राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में गुजरात, कर्नाटक और केरल को राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र को शीर्ष प्रदर्शन का अवार्ड दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश को स्टार्टअप की लीडर श्रेणी का अवार्ड दिया गया है। ये जो DPIIT रिपोर्ट निकालता है इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 श्रेणियों में स्थान दिया जाता है। सबसे पहला है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य यानी कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, जिसमें इस बार गुजरात, कर्नाटक और केरल है। सेकेंड है शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य यानी कि टॉप परफॉर्मिंग स्टेट, जिसमें पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है नेतृत्व करने वाले राज्य यानी कि लीडिंग स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है महत्वाकांक्षी नेतृत्व करने वाले राज्य, जिसमें बिहार और हरियाणा। नेक्स्ट है उभरते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने वाले राज्य, इसमें छत्तीसगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर है। इस रैंकिंग का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि स्टार्टअप इकोसिस्टम तंत्र को विकसित करना है। इसके अलावा एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने में सहायता करना भी इसका एक उद्देश्य है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, पूर्व CGI रंजन गोगोई को असम वैभव और हिमा दास को असम सौरभ पुरस्कार दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो भारत के पूर्व CGI रंजन गोगोई को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा और जबकि एथलीट हिमा दास को असम सौरभ सम्मान से नवाजा जाएगा। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम राज्य नागरिक पुरस्कार 2023 में सम्मानित पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की है। अब अगर असम वैभव पुरस्कार की बात करें तो यह असम राज्य द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। इसमें पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रमाण पत्र, एक पदक और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और इस बार यह पुरस्कार पूर्व CGI रंजन गोगोई को दिया जाएगा। रंजन गोगोई भारत के 46वें CGI और पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे और उनके कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 1 दशक पुराने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसके अलावा अगर असम सौरभ पुरस्कार की बात करें तो उसमें पुरस्कार स्वरूप एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रमाण पत्र, पदक और 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा 4 हस्तियों को असम सौरभ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसमें हिमा दास ये एथलेटिक्स हैं, डॉक्टर किशन चंद नौरियाल इनका संबंध कला और संस्कृति से, एल्विस अली हजारिका इनका संबंध तैराकी से है और नादीराम देवरी इनका संबंध तिवा नृत्य से है। इसके अलावा असम गौरव पुरस्कार की बात करें तो असम गौरव पुरस्कार विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रमाण पत्र, एक पदक और 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और इस वर्ष 17 हस्तियों को असम गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन यानी कि ABCP की स्थापना 1970 में भारत, श्रीलंका और नेपाल के धार्मिक नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। एशियाई बौद्ध सम्मेलन एक ऐसा संगठन है जो भगवान बुद्ध की महान शिक्षाओं के आधार पर अपनी गतिविधियां चलाता है। इस संगठन के वैश्विक शांति में बहुमूल्य योगदान के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने इसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की स्थिति के तहत पंजीकृत किया है। इसके अलावा अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म की शुरुआत 6वीं शताब्दी में महात्मा बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कपिलवस्तु पर शासन करने वाले शाक्य वंश में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में हुई और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस के सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध को यूपी के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त हुई थी। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग दिए थे और उनका उपदेश पाली भाषा में लिखा गया था। आज का नेक्स्ट अपडेट है, फारसी भाषा नवी भारतीय शास्त्रीय भाषा होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो ईरान के साथ सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने के कदम के रूप में फारसी को भारत की 9 क्लासिकल भाषाओं में शामिल किया जाएगा और यह निर्णय नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लिया गया। तो हाल ही में अपने विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर वो ईरान की यात्रा पर गए थे और वहीं उन्होंने अनाउंस किया कि जो फारसी है इसको भारत की क्लासिकल भाषा में शामिल किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत अब तक 6 शास्त्रीय भाषाओं को पहचान दी गई है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फारसी सहित पाली और प्राकृत को भी संरक्षित किया जाना चाहिए। वर्तमान में भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं।
2004 में तमिल पहली शास्त्रीय भाषा थी और बाद में 2014 में उड़िया को अंतिम शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया। इसके अलावा किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए मानदंड संस्कृति मंत्रालय द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत प्रदान किए गए हैं। इसका पहला प्रावधान है, इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो। यानी कि अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करना है तो उसका पहला मानदंड है, इसके जो प्रारंभिक ग्रंथ हैं उनका इतिहास कम से कम 1500 से 2000 वर्ष अधिक पुराना होना चाहिए। इसके अलावा प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। यानी कि जो ग्रंथ है, जो इस भाषा को जो बोलते हैं जो लोग, उनके द्वारा इसको एक मूल्यवान विरासत के रूप में माना जाना अनिवार्य है। इसके अलावा साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो जो किसी अन्य भाषिक समुदाय द्वारा न ली गई हो। और शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है, इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है। वर्तमान में ऐसी 6 भाषाएं हैं जिन्हें भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें तमिल जो कि 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और सबसे आखिरी में उड़िया जिसको 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। आज का नेक्स्ट अपडेट है, प्रज्ञानंद विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो हाल ही में भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर में विश्व शतरंज चैंपियन डिंग लिरेल को हरा दिया है और इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंद विश्वनाथ आनंद के बाद मौजूदा चैंपियन को हराने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं और वह लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नए नंबर के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं और 2748.3 की FIDE लाइव रेटिंग के साथ वह विश्वनाथन आनंद की 2748 रेटिंग से थोड़ा आगे निकल गए हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है, ये एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है PDF में, तो मैं इसको बोल देता हूँ मुझसे, आप थोड़ा मैनेज कर लेना। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लिखित पुस्तक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी का विमोचन किया है। पुस्तक विमोचन के बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उपराष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त किया। पुस्तक के हिंदी संस्करण का शीर्षक उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उर्वरक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा और अब तक हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों को दर्शाती है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का नवा संस्करण 18 से 20 जनवरी 2024 तक अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में आयोजित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का एक राज्य त्यौहार है और यह त्यौहार वन्य पक्षी संरक्षण विशेषकर हॉर्नबिल पक्षी पर केंद्रित है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में इस पक्षी की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये प्रजातियां हैं वृथेड, ग्रेट इंडियन, ओरिएंटल पाइल और लुप्तप्राय रूफस नेक्स्ट। ये 4 प्रजातियां हैं हॉर्नबिल पक्षी की। अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह निशी BC क्षेत्र में पाया जाता है। इस वर्ष इस पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का विषय है दोमुतोहु दोमुतोहु पागा हम दोमुतोहु है। ये इसका विषय है इस बार का। निशी भाषा में इसका मतलब है हमारे हॉर्नबिल को रहने दो। और इस पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन पहली बार 16 से 18 जनवरी 2015 में किया गया था। इसका उद्देश्य पक्के टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल के संरक्षण में निशी जनजाति की भूमिका को पहचानना है। तो बस ये थे आज के अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।